ये जो आज फैसला आया है इसको बुनियाद बनाकर नून लीग वाले कह रहे हैं कि बस जी अब पीटीआई का दरवाजा रास्ता बंद हो जाएगा सियासत में। साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था पीटीआई के लिए और मैं समझता हूं कि अलावा आखिरी लाइन के बाकी पूरा जो जजमेंट है वो पीटीआई के फेवर में है। हमने बहुत सारा एविडेंस जो उन्होंने गलत तरीके से उसको बयान किया था ईसीपी ने, वो अब हम सब सामने रखकर सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर हम पेश करके और इंशाल्लाह ये हमारे फेवर में होगी। बड़ी बगलें बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि हो वो तो जी मुस्तरद हो गया और इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई। लेकिन ये अनवर मंसूर साहब ने जो तफसीलात बयान किए हैं तो वो तो फिर आगे पानी काबिल फहम है। वो मिठाई बांटने का शौक है उन्हें, मिठाई खाने का, बांटने का, तो ठीक है, वो शौक अपना पूरा कर ले। देर नगरी चौपट राज तो नहीं, जुल्म तो बहुत हो रहा है मगर ऐसा भी नहीं है कोई सिक्खाशाही हो गई हो। अभी लोग जिंदा हैं, कौम में बड़ी जान है। दूसरी वजह आज कह रही है इमरान रियाज को पेश करो, नहीं किया, फवाद को पेश करो, नहीं किया, शेख रशीद को तो एक पकड़ लिया। दूसरा पहलू ये है वो आदमी जिसकी दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमजोर है, जिसके गुर्दे खराब हैं, वो आगे करेंगे क्या? वो एक जलसा करेंगे? इमरान खान एक दिन में 3 जलसे कर देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं आज मारूफ़ तज्ज़िया निगार जनाब हारून रशीद साहब और मारूफ़ कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर साहब। और जो मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के, एक तो उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया लार्जर बेंच का, 3 मेंबर बेंच का, फंडिंग पीटीआई फंडिंग केस के हवाले से जो दरख्वास्त थी पीटीआई की, उस पर उसके कानूनी जो नुकात हैं उस पर बात करेंगे कि इसके क्या असरात हैं और अब इस फ़ैसले का मतलब क्या है। और दूसरी तरफ जो मुल्क में क्रैक डाउन है, गिरफ़्तारियों का सिलसिला है, शेख रशीद गिरफ़्तार, इमरान रियाज गिरफ़्तार और अपने मुखालिफिन का मुँह बंद कराने की कोशिश, लेकिन एक इंतहाई भोंडे अंदाज में पर्चे जो हैं दर्ज किए जा रहे हैं। उसमें देखा हमने कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ड्राइवर्स, वहाँ से भी बयान लिया गया और उन पर भी शराब डाली गई। यहाँ पर भी कुछ मामला ऐसा ही है शेख रशीद साहब का, उनके पिंडी में उनके घर में इस्लामाबाद पुलिस गई और अदालत के आला अदलिया हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद, उनके अहकामात के बावजूद उनको गिरफ़्तार किया गया। जो एक बड़ा इशू बन गया इस वक्त कि इंतज़ामिया तो हमेशा से इस तरह करती आती रही है माजी में भी, लेकिन अदालतें उसकी राह में एक रुकावट होती थी। अब अदालती अहकामात को इंतज़ामिया हवा में उड़ा रही है, लेकिन अदालतें भी खामोश हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हारून साहब, आपकी इजाज़त से मैं अनवर मंसूर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जाना भी है, बड़ी आपकी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। ये जो आज फैसला आया है इसको बुनियाद बनाकर नून लीग वाले कह रहे हैं कि बस जी अब पीटीआई का दरवाज़ा रास्ता बंद हो जाएगा सियासत में। हालांकि जो मैंने देखा उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि अभी आप जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, आप उस फोरम को प्रॉपरली जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमारे पास आपने आके जो दरख्वास्त दी है ये ज़रा अर्ली है। आप सर क्या कहेंगे, ये जो फैसला है इसका यही मतलब है या आप कुछ और भी इसमें फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था पीटीआई के लिए और मैं समझता हूँ कि अलावा आखिरी लाइन के बाकी पूरा जो जजमेंट है वो पीटीआई के फेवर में है। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जी। पीटीआई ने क्या मांगा था अपने केस के अंदर, वो ये कहा था कि ये जो ऑर्डर जिसको ईसीपी कह रही है कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर नहीं है बल्कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और ये बात जो मांगी थी ईसीपी ने, ईसीपी के अगेंस्ट पीटीआई ने, वो उन्होंने मान ली कि ये ऑर्डर नहीं है बल्कि ये एक महज एक टेंटेटिव और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। उसके बाद हमने जो पीटीआई ने मांगा था उसके अंदर के इस बेसिस के ऊपर महज रूल 6 के अंदर जाकर ये कहना कि आप पैसे सब जमा करा दें,
वो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस प्रिलिमिनरी और टेंटेटिव रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर आप शो कॉज नोटिस तो इशू कर सकते हैं, मगर शो कॉज नोटिस के जब हियरिंग होगी उसमें पीटीआई के पास ये कुल इख्तियार होगा कि वो हर डॉक्यूमेंट, हर एविडेंस, हर चीज सामने पेश करे और उसके बेसिस के ऊपर जो रिपोर्ट में गलतियां हैं वो भी रिव्यू करनी पड़ेगी उसको। और ये कि उनको आर्टिकल 10A जो कहता है फेयर ट्रायल का जो पूरा प्रोसेस है वो करना पड़ेगा उनको। तो इसलिए ये कहना कि ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है इसके बेसिस पे हम कोई ऑर्डर पास कर देंगे, वो हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये टेंटेटिव है और ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ ऑर्डर जो होगा वो होगा शो कॉज नोटिस पे, जबकि हमें पूरा इख्तियार दिया जाएगा। तो ये भी पीटीआई के फेवर में बात कही है उन्होंने। तीसरी बात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कहा ये कि ये जो है वो उन्होंने सर्टिफाई गलत किया है। उस पर भी उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि ये टेंटेटिव रिपोर्ट है और चूंकि इसके ऊपर कोई और चीज ऐसी साबित नहीं हुई है और ये भी कि ये जेन्युइनली जो बात की है वो सही है या गलत है, ये सब डिटर्मिन किया जाएगा शो कॉज नोटिस के जवाब में, उसका जो ऑर्डर आएगा। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो पीटीआई के फेवर में कही हैं। जब वो कहा कि ये डिसमिस कर रहे हैं तो डिसमिस करने का जो उनका जो मौक़िफ़ था उसमें ऑर्डर के अंदर वो ये है कि ये प्री मैच्योर है कि टेंटेटिव और जो रिपोर्ट है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं है और चूंकि ये प्री मैच्योर है इसलिए इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे और इसको हम इसलिए डिसमिस कर रहे हैं कि ये अर्लियर इन टाइम है। जब आप ऑर्डर पास हो जाता है फाइनल, उसके बाद हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इसको दोबारा हम कोर्ट में जा सकते हैं और जाने के बाद फिर उनको एलेज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए ये डिसमिसल तो कोई नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि आप ये सब करेंगे, उसके बाद हमारे पास इख्तियार है कि हम दोबारा को अपील में या पिटिशन में जा सकते हैं। अच्छा मंसूर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो नून लीग वाले एक डिक्लेरेशन लेना चाह रहे थे कोर्ट से इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने वावेला भी किया कि बस ये फ़ैसला आने वाला है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो जो फ़ैसला आया वो उसकी बेनिफिशरी तो फिर पीटीआई है। और आखिरी सेंटेंस जैसे आपने कहा इसको हट के तो जो पीडीएम चाहती थी, जो नून लीग की जो ख्वाहिश थी, वो तो फिर बिल्कुल भी पूरी ना हुई इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं समी साहब। उसमें तो इनफैक्ट उनके खिलाफ गई है ये पूरी बात। और जो हमने कहा था और जो हम करना चाहते थे कि उन्होंने पूरा एविडेंस लिया नहीं था, तो हमें पूरा एविडेंस देने का इख्तियार है और आर्टिकल 10A के बेसिस पे सुना जाएगा पूरा केस। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़े ये हो गया है कि जो वो चाहते थे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें तो वो बिल्कुल हो नहीं सकता। दूसरा ये कि उन्होंने हनीफ अब्बासी केस का भी जिक्र किया है और हनीफ अब्बासी केस में बड़े वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती है, वो सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट आफ्टर एविडेंस कर सकती है। तो इसलिए पीडीएम की जो बात थी या एन की जो बात थी वो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, बस मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अब जो पीटीआई है ये इलेक्शन कमीशन में वापस जाएगी और जो एविडेंस मजीद रखना चाहते हैं आप वो वहाँ पर पेश कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन को, जिसकी बुनियाद पर आगे प्रोसीडिंग्स होगी। बिल्कुल सही है, बल्कि हमने बहुत सारा एविडेंस जो उन्होंने गलत तरीके से उसको बयान किया था, ईसीपी ने जो गलत तरीके से उन्होंने नाम लिए थे कि ये फॉरेनर्स हैं, जो गलत तरीके से उन्होंने मामलात को डील किया था, वो अब हम सब सामने रखकर उसकी गवाही पूरी लेकर आएंगे और सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर हम पेश करके, और इंशाल्लाह ये हमारे फेवर में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर, आपका बड़ी तफसील से आपने बात बताई और मुझे कहीं जाना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फिर भी टाइम निकाला हमारे लिए। जनाब हारून रशीद साहब, एक तो पहले ये ख़बर
बड़ी बगलें बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि हो वो तो जी मुस्तरद हो गया और इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई। लेकिन ये अनवर मंसूर साहब ने जो तफसीलात बयान की हैं तो वो तो फिर आगे पानी यही काबिल फहम है। वो मिठाई बांटने का शौक़ है उन्हें, मिठाई खाने का, बांटने का। तो ठीक है, वो शौक़ अपना पूरा कर लें। कोई अंधेर नगरी चौपट राज से नहीं, जुल्म तो बहुत हो रहा है, मगर ऐसा भी नहीं है कोई सिक्खाशाही हो गई हो। और भी लोग जिंदा हैं, कौम में बड़ी जान है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। 73 साल उम्र है शेख रशीद की, और जिस तरीके से उनको घर से उठाया गया, पिंडी में इस्लामाबाद की पुलिस गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मत करें ऐसा SHO आप पारा को, लेकिन वो वकील अंजुम साहब के रिपोर्टेडली बड़े करीबी हैं, राना सनाउल्लाह साहब के बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ये राना सनाउल्लाह के टाउट हैं, तो लेके आए जिस तरह। और फिर वो जो जी बोतलें, असला, ये किधर हम जा रहे हैं? वो एवरीबॉडी नोज शेख रशीद साहब पे जो भी एतराज़ात हों, बाद एतराज़ात दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन वो जो इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं उसका तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो सारा शहर, मतलब ये आप शहर में आप मालूम नहीं कब से रह रहे हैं, मैं 81 से इस शहर में रहा हूँ, बीच में मुख्तसर वक्फे के लिए लाहौर गया था। मैंने शेख रशीद साहब के बारे में ऐसी बात कभी सुनी नहीं है, ना नाजायज़ असले की। वो एक वक्त में डाल दिया गया था, वो दूसरी बात थी, वो सब जानते थे जल्दी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। हाँ ठीक, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो दूसरा जो इल्ज़ाम है वो तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। वो तो शेख साहब तो कि रात को बारहा इत्तफाक होता है अखबार में, को आपने भी कभी लेट नाइट टेलीफोन किया होगा, वो फ़ोन सुनते हैं, फ़ोन अपना खुला रखते हैं, अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। तो ये झूठे मुकदमात की तो एक पूरी कहानी है। चौधरी ज़हूर लाई पे भैंस चोरी करने का मुकदमा था, यानी काले कपड़े पहने, रात को पगड़ी बांधी, एक गांव में गए चौधरी ज़हूर लाई साहब, एक बर्छी ली है जो पंजाबी फिल्मों में जो होता है, किसी की भैंस चुरा के लाया। वो आदमी जो एक भैंस की कीमत के बराबर पैसे शायद एक हफ्ते में बांट देता था लोगों में, या शायद इससे ज़्यादा। और एक उन पर मुकदमा बना था कि उन्होंने वो चुंगी जो थी चनाब पे, दरिया चनाब पे, उसको लूट लिया था, उनका कोई 2-4 हज़ार रुपये लूट लिया। भुट्टो पे मुकदमा बना था ट्रैक्टर का। और इस तरह के झूठे फजूल मुकदमे हमेशा बनते रहे हैं, बेमानी है। अब इमरान रियाज का तो देखिए ना, पता ही नहीं मुकदमा कहाँ है, क्या है, कहाँ रखा है। अच्छा, सारा दिन आज वकील साहब उनके अदालत में बैठे रहे, और FIA जो क्राइम साइबर क्राइम सर्कल है वो अदालत में लेके ही नहीं आया। मेरा सवाल आपसे ये है, माजी में आपने ऐसा सुना, तारिक सलीम शेख साहब ने कहा फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करो, नहीं पेश किया। यहाँ पर अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के बारे में कहा कि मत पकड़ो, पकड़ लिया, पिंडी में जाके पकड़ा इस्लामाबाद की पुलिस ने। और आज जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त गई तो उन्होंने कहा जी हम कल समाअत करेंगे उसकी। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है मुझे, या मैंने हाफजे पे जोर देने की कोशिश की, शायद कोई वाक़या हुआ हो कभी, लेकिन इस तरह अदालतों की कभी तौहीन नहीं की गई थी, और अपनी तौहीन पर अदालतें कभी इस तरह खामोश नहीं रही थी। तो इससे हम क्या मतलब अख्ज़ करें? इसका मतलब यह है कि माशरे के जो ताकतवर तबकात हैं वो सरेंडर की तरफ जा रहे हैं, और जब वो सरेंडर करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए कि बहरहाल जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जमहूरियत है तो पूरी होनी चाहिए, और अदालत अदालत होनी चाहिए, और FBI को FBI होना चाहिए, पुलिस को पुलिस होनी चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, तो इसके लिए एक पूरी नस्ल उठ खड़ी। ये 30-40 लाख लड़के लड़कियां जो घरों से बाहर निकल आए हैं, और जो हमेशा मुल्क भर में हर कहीं, ये तो पहले नहीं होता था कि जलसा लाहौर में हो रहा है और कराची में भी लोग सुन रहे हैं, और मुल्तान में भी सुन रहे हो, वज़ीराबाद में भी सुन रहे हैं, और मुजफ्फराबाद में भी सुन रहे हैं। तो ये घर में वापस थोड़ी जाएंगे, ये एक आदमी नहीं है, ये वक्त की तब्दीली है। तारीख़ अपना वरक उलटती है जब, तो इसी तरह होता है। इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश करके देख ली तो नहीं, कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारियां करके देख ली, इमरान रियाज को गिरफ्तार किया तो उसके लहजे में कितनी तब्दीली आई, हम तो गौर से सुनते हैं। पहले से हमारा अखबार नवीसों का एक काम है, हम बयानात नहीं देखते, हम लोग की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, लब लहजा देखते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं। 75 साल आदमी को वो गंदी फिल्म उसकी चला दी, उसको मारा पीटा, पोते पोतियों के सामने तजलील की, और उसका क्या नतीजा निकला, उसका कद काठ में इजाफा हो गया, वो आज़म सवाल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को पकड़ लिया, उनके मौक़े में कोई तब्दीली नहीं आई है, उनका मौक़ा वही है।
और कौन शहबाज गिल भी वैसे ही खड़े हैं। शहबाज गिल साहब का मौका भी वही है, थोड़े मोहतात हैं वो, ठीक है, मोहतात होने में तो कोई हर्ज नहीं। ये ज़रूर है, मैं अपोजिशन लीडरों से कहता हूँ कि भाई अपना लब लहजा ठीक रखें, अल्फाज के इंतखाब में एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मुझे याद है कि आगा शोरिश कश्मीरी पे एक मुकदमा कायम हुआ, इस 70s की बात है, भुट्टो साहब का ज़माना था। तो वो बाकी तो सारी तकरीर में उसकी रिपोर्टिंग मैंने की, तो हाई कोर्ट ने बाकी तो उन्हें मतलब बेगुनाह करार दिया, मगर ईरान के बारे में उस ज़माने में पॉलिसी यही थी कि किसी दूसरे मुल्क के बारे में बात न की जाए, मेरा ख्याल का कानून भी यही था। तो एक गैर मोहतात फ़िक्रा उन्होंने कहा था, तो उस पर प्रॉब्लम पैदा हो गया। अल्फाज के इंतखाब में एहतियात करें, बाकी यानी ज़रूरत एक चीज़ है और अदम एहतियात एक और चीज़ है, बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुज़दिली तो मौत है, मायूसी और बुज़दिली तो मौत है, यानी कौम को आप मार डालेंगे, ये तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी। इसमें किसी कौम में की सलाहियत उसी वक्त बरूए कार आती है ना जब उसे आज़ादी हासिल हो। और बरतानिया वालों के सर पे 2 सर होते हैं, या फ्रांस या जर्मनी या जापान या अमेरिका, यही लोग हैं ना। जहानत में तो जो सर्वे हुए हैं दुनिया में, पाकिस्तानी दुनिया की 7 ज़हीन तरीन अक़वाम में से हैं। अच्छा, जहाँ कहीं मुस्लिम आवाम को मौका मिला है, मलेशिया में, तुर्की में, तो वो आप देखें कैसे कैसे मिरेकल्स हुए हैं। यानी मलेशिया को किसी शुमार कतार में था, आज उसकी मैंने पिछले साल देखा था $5000 फीकस इनकम थी, अब उससे ज़्यादा। लेकिन हारून साहब, जब हुक्मरान की सोच ये हो, जो टीवी पे आके मरीम नवाज़ कहती हैं कि अब ये मैं फ़ैसला करूंगी कि कौन सहाफ़ी है और कौन गैर सहाफ़ी, कि ये ARY नहीं कर रहा सहाफ़ी, और एक लिस्ट है चैनल्स की जिसमें बोल भी है, उसके भी। यार ये तो बड़ी बदकिस्मती है ना कि मरीम नवाज़ के बयानात पे तबसरा करें, जिसका ज़माना तालिब इल्म ही हमें मालूम है कि क्या है, दाखिला कैसे हुआ, तालीम कैसे हुई, और जो घर में भी आपको पता है मामलात उसके क्या थे, यानी वाले साहब कितनी अहमियत उसे देते थे। अब वो लीडर बन गई और कहती है कि वो रटे रटाए फ़िक्रे जो ज़हनी कुली लिख के देते हैं मुंशी, कि जी अच्छा, ये आप देखें, मुंशी वर्ड पे फवाद चौधरी जो है वो जेल चले। कोई बात नहीं, वो जेल तो अब कोई भी जा सकता है और किसी के साथ भी हादसा पेश आ सकता है। अगर ये कौम इसके लिए तैयार नहीं है कि उठ के खड़ी हो, तो फिर तो जाहिर है कुछ लोगों को तो खड़े होना ही पड़ेगा। और तक ये यानी आजमाइश अगर आती है तो उसको बर्दाश्त कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया आजमाइश को दावत देने से। लेकिन अगर आजमाइश आए तो फिर ये है कि डट के खड़े रहें। वो वक्त तो गुजर ही जाता है जैसा भी होता है, इससे पहले क्या बुरे और मुश्किल वक्त नहीं आए। 1-1.5 सदी तो खाना जंगी होती रही सब कॉन्टिनेंट में, फिर क्या हुआ, वो हर चीज़ हर वक्त हर तरह इस्लामाबाद पुलिस पिंडी से उठा के लेके आती है और वज़ीर दाखिला कहते हैं शुक्र करें मैंने 20 किलो हेरोइन नहीं डाली, शुक्र करें मैंने ये नहीं किया। ये वो ये कह रहे हैं, दूर से लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि मैं हर तरह का जुल्म कर सकता हूँ। ये है तकब्बर, और तकब्बर जो किब्रियाई खुदा की चादर, अल्लाह की चादर है, जो किब्र में मुब्तला था। आपके इस मैंने नहीं सुना था ये जुमला। अच्छा, आपके इस जुमले के बाद मुझे रत्ती बराबर भी शुबा नहीं रहा कि ये डूबने जा रहे हैं, ये तबाह। क्योंकि कोई आदमी अगर ये कहता है कि शुक्र करो मैंने कम जुल्म किया, इसका मफहूम यही है ना। तो इसका मतलब ये राना साहब पे खुद कत्ल के अपने इल्ज़ामात हैं और हमने नहीं लगाए, किसी अखबार में इसने नहीं लगाया, चौधरी शेर अली, किसी अपोजिशन लीडर ने लगाया, चौधरी शेर अली ने लगाया, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो ये भी कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को 16 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी और उससे उसने फ्लैट ख़रीदा था। ओ भाई, अगर आप ये अपना शाहिद खाकान अब्बासी इस तरह के आदमी हैं कि गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करें। अच्छा चलो, साद रफ़ीक के बारे में हम कह सकते हैं वो भी नहीं गैर मुताद, लेकिन ये कि थोड़े जज्बाती हैं। और मुशाहिद हुसैन के बारे में तो हमने हमेशा कहा कि इनका पता नहीं दिल है ही नहीं, दिमाग के आदमी हैं, यानी बहुत साइंटिफिक हैं, कोशिश करते हैं कि एनालिसिस करें। मुशाहिद हुसैन का इख्तलाफ कोई मामूली वाक़या नहीं है, बाकियों का इख्तलाफ भी अहम है, लेकिन जब मुशाहिद हुसैन डट के खड़े होते हैं और कहते हैं कि सवाती की गिरफ्तारी गलत है और फलां चीज़ गलत है और फलां चीज़ गलत है और ये आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टी अंदर से बिखर रही है, दूसरों को आप तबाह करना चाहते हैं। तबाह तो दीमक तो आपको अंदर से लग चुकी। उन्होंने तो बड़ा खुलकर कहा कि ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत है इसकी बजाय आप इलेक्शन कराएं, मुल्क को बर्बाद मत करें।
और ये बिल्कुल यही कहा। अच्छा हारून साहब, इसके अलावा जो KPK से जो इत्तलात हैं, टोलियों की सूरत में पुलिस वाले हमें एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं एहतजाज करते हुए, ख़वातीन ने जिस तरीके से वहाँ पर। यहाँ रुकिए ज़रा, देखिए बात यह है कि मैंने बहुत गौर किया। आपको पता है एक उम्र गुजर गई जर्नलिज्म में, इस्टेब्लिशमेंट को मैंने कवर किया है, मिलिट्री लीडरशिप को कुछ ना कुछ समझने की कोशिश की, उनका तौर अतवार को, अदारे किस तरह काम करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि तकरीबकारी का जो वाक़या है उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, सवाल ही नहीं। ये अमेरिका हो सकता है, ये राह हो सकता है, सामने तो ये TTP के लोग हैं, अलकायदा में और दाइश में आपको पता है अमेरिकियों की पेनिट्रेशन है, राह के भी पेनिट्रेशन है। लेकिन ये कितनी ख़तरे की बात है कि पुलिस वाले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं और तासुर ये फैल गया है इस पे। तो आज की रात उन्हें, कल रात नींद नहीं आनी चाहिए थी और आज मीटिंग होनी चाहिए थी कि ये क्या हो गया। इतनी खलीज 71 के बाद कभी अवाम में और फौजी क़यादत में पैदा नहीं हुई थी। इसको कहीं आपको कोई दूर करता हुआ भी नज़र आ रहा है इस खलीज को? नहीं, करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। नहीं दूर करेंगे कोई हादसा हो जाएगा। देखिए जो उसने कोयलो पायलो ने कहा था कि दुनिया में गलती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सबक होते हैं। अगर आप नहीं सीखते तो कुदरत का कोड़ा दोबारा बरसता है, वो आपको सिखाना चाहती है। देखिए अगर हमने 71 से सबक सीखा होता, बाद के वाक़यात से भी सीखा होता तो ये ना करते। और ये कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों से तो कभी कोई कामयाब हो सकते। भाई मैं अभी गया था नीचे ऐनक लेने के लिए, थोड़ा सा लेट था, जब मैं जल्दी आ गया तो मैंने कहा चलो ये ऐनक बनने के लिए दी हुई थी, तो उसने कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ। वो पुराने दोस्त भी हैं जो ऐनक साज हैं, उन्होंने कहा मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं जल्दी में, मुझे जाना है, वहाँ जाना है टेलीविज़न पर। तो उन्होंने वो भागते हुए नीचे उतरे, इंतहाई मसरूफ़ आदमी है, लंबा चौड़ा स्टाफ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में हमने वोटिंग कराई है कि इमरान खान के हक़ में कौन है, ख़िलाफ़ कौन है। मैंने कहा कितने मेंबर हैं, बड़ी बिरादरी होगी ना, मामू चचा रिश्तेदार कहीं शादी में इकट्ठे हुए होंगे ऑब्वियसली, तफसील तो मैंने नहीं पूछी। उन्होंने कहा 170 आदमी। तो आप गैस करें, पढ़े लिखे आदमी हैं बड़े, तो आप गैस करें कि उनमें से कितने लोगों ने इमरान खान को वोट दिया होगा। मैंने कहा 120 130। उनके लहजे से मुझे लगा कि ज़्यादा ही दिया होगा। उन्होंने कहा 170 आउट ऑफ 170। अब आप मुझे बताइए इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? और लोगों को पकड़ेगी परेशान होके, और क्या करेगी? इसका जनाब चचा जो बाइडन क्या करेंगे, और इसका इंडिया क्या करेगा, इसका नवाज शरीफ क्या करेगा, इसका जरदारी साहब क्या करेंगे। ये तो भाई जब कोई देखिए अल्लाह के रसूल। मैं यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा और फिर वापस आते हैं। तो यहीं से कि 170 के 170 इमरान खान के वोट। वेलकम बैक नाज़रीन, हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, सहाफ़ियों के साथ, सियासतदानों के साथ, इलेक्शन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, इस वक्त मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ जो हैं वो चल रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़। हम बात कर रहे थे, आपने वो 170 के वो अपना जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम कहाँ से सीखते हैं? कुरान करीम से, जनाब रसालत माब से, तारीख़ी तजुर्बे से। हमेशा मैं ये फ़िक्र दोहराता रहता हूँ। आपने फरमाया लोगों के दिल दश्त में पड़े हुए पर्क के मानंद हैं जिसे हवा उल्टाती पुलटाती। आपने फरमाया लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान हैं। 2 उंगलियों के दरमियान कोई चीज़ होती है तो जैसे चाहे उसको, जिस तरह चाहे, जहाँ चाहे उसको कर लें। तो जब लोग जो हैं किसी तरफ मायल हो जाते हैं किसी चीज़ की तरफ, तो इसका मतलब ये है ये तकदीर का फ़ैसला है। वो आइंस्टाइन कहते थे रेस्ट इज़ द डिटेल। तो आइंस्टाइन ने एक बात और भी कही, उसने कहा एक ख़ास केमिकल्स हैं, ख़ास मकदार में आप एक तजुर्बा करते हैं और उसका एक नतीजा निकलता है। आप 1 लाख दफ़ा कर लें वही नतीजा निकलेगा। जब आप पहले ये कर चुके हैं, एक हुकूमत ने तो जबर नहीं किया, कितनी हुकूमतों ने लोगों पे जबर किया है, माफियाज बनाई हैं, यानी 62 लोगों को जमा किया है, उनके ज़रिए पुलिस को इस्तेमाल किया है, अदालतों को इस्तेमाल करने की कोशिश किया है और किया है, BR को किया है। तो फिर क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ? और इतनी कमज़ोर हुकूमत कभी नहीं थी। इसको कहा मुशाहिद हुसैन साहब ने लूली लंगड़ी हुकूमत।
यानी वो तो पंजाब की हुकूमत तो उन्होंने खुद छोड़ दी ना, वरना हुकूमत तो उनकी थी, पख्तूनख्वा में उनकी थी। और किसी तरह जो मर्जी कर लें, देखिए एक ही कौमी पार्टी एक ही है। यानी कोयटा शहर में कौन जीता? तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ जीती। बाकी जगह पे तो देख कबायली सरदार जीते हैं, इंडिविजुअल जीते हैं, वो मरकज में जो भी पार्टी ताकतवर उसके साथ चले जाते हैं। कराची शहर में कौन जीता? तहरीक इंसाफ। पख्तूनख्वा में, पंजाब में, हर जगह पता जीते। आप एक कौमी पार्टी को ख़त्म करके क्या कह रहे हैं, एक लाइन ये देने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह ऐलान अभी नहीं कह रहे कि ये जनाब ये पठानों की लीडरशिप है। ये पठानों की लीडरशिप नहीं है, पंजाब में उनकी मेजॉरिटी है। और जो पंजाब तो जो है मेल्टिंग पॉट है अपना, पंजाब तो भरा पड़ा है मंगोलिया से आने वाले राजपूतों से, जो हज़ारों बरस पहले आए थे, और उनके कज़न जो गुज्जर हैं और जाट हैं और अराई हैं और जो जितने लोग हैं, सादात हैं। ये तो कोई पंजाब में तो ये मसला है नहीं, ज़ात पात का प्रॉब्लम ही नहीं है। पख्तूनख्वा इसलिए उसके पीछे डट के खड़ा हुआ है, कभी 2 दफ़ा कोई जीता ही नहीं था, कि उसने स्कूलों में इस्लाहात की, उसने अस्पतालों में इस्लाहात की, पुलिस में की, उसने बल्दियाती पुलिस में की। पुलिस में तो कमाल ही कर डाला। बल्दियाती अदारों को पैसे दिए जो कभी किसी ने दिए ही नहीं थे, और लोगों को इज्जत नफ्स दी, आम लोग जीते। अच्छा वो तो अब उसे नहीं छोड़ते। लाहौर में 75% सीटें उसने जीती हैं। तो दूसरी बात यह है कि पठान तो जिसको पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक फैक्टर है, वो उसका ट्रक, वली खान कहते थे कराची से चलता है, पेशावर से चलता है, कराची जाता है। तो वो तो कहीं कराची में भी बहुत हैं, लाहौर में उनकी आबादी बढ़ रही है, पिंडी में उनका तनाज़ा बढ़ रहा है, इस्लामाबाद में ये खराबी का ये मुस्बत पहलू है या खराब पहलू? मुस्बत पहलू है, बहुत मुस्बत पहलू है। ठीक है, वो ये जो इंटीग्रेशन का अमल है। यहाँ बलोच आए, कारोबार करें, यहाँ हर जगह कोयटा होटल खुले हुए हैं, जबरदस्त चाय मिलती है, तो ये तो इंटीग्रेशन है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये बड़ा खतरनाक खेल है। और मुझे शुबा ये है, मेरे पास हिदायत है, उसका कराएं तो नहीं, लेकिन शवाहिद मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे कि ये अमेरिका का खेल हो सकता है। इसलिए कि नाला वो क्या अपना यहाँ के अड्डा क्यों मांग रहे हैं? अफगानिस्तान की सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए नहीं, चीन की मॉनिटरिंग के लिए। उन्हें तकलीफ किस चीज़ से है? CPEC से है। चीन एक ऐसी, देखिए अमेरिकी इकोनॉमी ख़तरे में है। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं जो अमेरिका में लोग रहते हैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ, जो उसको स्टडी करते हैं। बरतानिया का तो बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि कोई हद ही नहीं। फ्रांस की हालत ये ख़राब है। अच्छा, ये यूक्रेन की जंग जो है, ये खुदा जाने कहाँ तक फैल के जाएगी और क्या क्या खौफनाक नताइज पैदा करेगी। इस सूरत हाल में आप इतनी गैर जिम्मेदारी का इर्तिकाब कर रहे हैं। देखो उभरती हुई ताकत तो चीन है, और चीनियों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ जाएंगे। यानी आपका कोई बिल्कुल गलत मैसेज, किसी और चीज़ में वो आपकी मदद करें न करें, लेकिन दफाई मामलात में आप जैसे ही एक बात आपकी ज़ुबान से निकलती है, उसे पूरा कर देते हैं। अच्छा, फिर अगर बिल फर्ज हम ये मान लेते हैं कि जी इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका ये चाह रहा है, तो फिर तो होना तो ये चाहिए था कि पूरी कौम अपने ताकतवर हलकों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करती। बट ये तो ऐसा लग रहा है कि जो वो करना चाह रहे हैं उसके लिए हम राह हमवार करते जा रहे हैं। जी, हम उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। हमारे मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पे इसका एहसास नहीं है। देखिए, इमरान खान से इख्तलाफ करें, उस पर नुक्ताचीनी करें, ज़रूरत पड़े तो शदीद नुक्ताचीनी करें, उनका हर फैसला दुरुस्त नहीं हो सकता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तवील अरसे के बाद एक नेशनल पार्टी बनी है। वो पीपल्स पार्टी तो दही सिंध तक महदूद हो गई। कराची में वो रिगिंग करके जी, आज उन्होंने कहा है कि हमने, आज का कल कहा कि हमने कराची में इमरान खान को शिकस्त देने का मंसूबा बना लिया। मंसूबा क्या होता है? वोट होते हैं। अगर उसके वोट ज़्यादा हैं तो मंसूबा क्या करेगा? मलीर में आपने धांधली कर ली, लेकिन 9 सीटों पे धांधली करनी बहुत मुश्किल होगी। ज़ाहिर है वो उन्हें भी तजर्बा हो गया है अब। तो एक कौमी पार्टी को आप तबाह कर रहे हैं। ये हमारे फ़ाल तबकात बड़े कमज़ोर रहे हैं, और बिटवीन द इलेक्शंस फ़ाल तबकात का रोल ज़्यादा अहम हो जाता है। इलेक्शन में तो ज़ाहिर है आम वोटर का होता है, मगर वो फिर मैं कहता हूँ कि वो तनासब इतना ज़्यादा है कि वो अनमैनेजेबल है। कोई एक सर्वे नहीं जी, एक कोई सर्वे जाली भी नहीं हुआ जिसमें ये साबित होता हो कि पॉपुलर पार्टी है। वो तो टूट रही है अपना नून लीग। तो नून लीग ही दूसरी बड़ी पार्टी थी ना, अगरचे फ़र्क बहुत ज़्यादा 19% और 56%, वो तो अंदर से टूट रही है।
लेकिन वो कह रही हैं कि मैं मिलूंगी, दिल की बातें करूंगी, शाहिद खाकान अब्बासी मानेंगे और सारे के सारे हमारे साथ हैं। समी इब्राहिम साहब, वो तो लिखे हुए पॉइंट्स होते हैं, आपको भी पता है वो कौन लिखता है। वो ताना खफा हो जाती है इस बात पे, बहुत खफा होती है, कहती है आप साफी नहीं है। उन्होंने ना कभी वो किताब पढ़ी है। देखिए उनकी दो अतालिक थी, है जी। एक तो थी वो मोहतरमा नजम सेठी साहबा की बेगम साहबा, वो अतालिक थी। दूसरे मैंने इजाज़त नहीं ली हुई, वरना उनका भी नाम मैं लेता, वो उनका तो आम है। उन्होंने कहा मैंने उनका घर छोड़ दिया, मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि मैं इनकी तरबियत करूं, और वो बड़ी लायक और काबिल एहतराम खातून है। तो उन्होंने कहा मैंने देखा वहाँ इंडियंस आज़ादी से आते जाते हैं और वो अपनी आज़ादी से खाना खाते हैं और घूमते फिरते हैं, और मैंने ये भी महसूस किया कि कोई फ़ायदा नहीं है, और वो बहुत सी चीज़ों गवाह है, मुमकिन है कभी किताब लिख दें। तो उन्होंने मादरत कर ली। तो दूसरे जो हुसैन को उन्होंने कोशिश की थी कि वो बन जाएं सियासतदान। राना साहब, क्या नाम है राना साहब अपने कामों के वाले, उनको उन्होंने कहा जो वज़ीर भी रहे हैं। तनवीर? नहीं, तनवीर बेचारा इस काबिल कब से हो गया। वो दूसरे अपने देखो हमारे दोस्त हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा। उनके पास भेजा हुसैन को, उन्होंने 2 हफ्ते के बाद हाथ जोड़ ली, भाई ये नहीं सीख सकता। और वो ज़ाहिर है कारोबार में इंटरेस्टेड है। हुसैन नवाज को वैसे कोई दिलचस्पी नहीं। ये लेगेसी तो बहुत मजबूरी से उन्हें ये कहना, ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। भाई पे एतमाद नहीं है, क्योंकि वो जैसे बनो उमैया में हुआ था कि एक दफ़ा मरवान के हाथ में चली गई खिलाफत, तो फिर उसके वारसों में चली गई, अमीर माविया के वारसों के हाथ से निकल गई। तो वो अब ख़ानदान में तो इख्तलाफ है। देखिए ना, सिर्फ ये आप तो शायद खाकान अब्बासी के लोग बात कर रहे हैं, साद रफ़ीकी कर रहे हैं, वो शायद कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी खुश नहीं। हमजा कहाँ है? वो कह रहे हैं वालदा की तबीयत बड़ी ख़राब है, बहुत खिदमत कर रहे हैं, कह रहे हैं जन्नत कमा रहा हूं। वालदा की तबीयत, अल्लाह ताला उनकी सेहत ठीक करे, लेकिन वो अच्छा, वो सलमान उस वक्त तो आ गए थे ना, उस वक्त भी उनकी तबीयत नासाज थी, उस वक्त तो आ गए थे ना वज़ीर आला बनने के लिए। वो रूठे हुए हैं, नाखुश हैं, और वो नहीं मुतहर्रक होंगे। आप लिख रखे वो नहीं मुतहर्रक होंगे, और बहुत से लोग और भी नून लीग के मुतहर्रक नहीं होंगे। बहरहाल सिर्फ इस वक्त हमजा शहबाज ही अपनी वालदा की खिदमत कर रहे हैं, सलमान शहबाज भी इधर ही हैं, और शहबाज शरीफ साहब तो वजारत उज़्मा के मज़े लूट रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत ही मौजूद को। वेलकम बैक नाजरीन, हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। एक और मुकदमा शेख रशीद पर मरी में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर्चे दर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मरी में क्या किया? वो कहते कार्य सरकार में मुदाखलत की है, एहलकारों की वर्दी फाड़ दी है। 73 साल उनकी उम्र है, 16 दफ़ा। कब ये वाक़या हुआ, कब वर्दी फाड़ दी? ये मरी पुलिस कह रही। मरी पुलिस के ऐसे ऐसे कारनामे हैं, कभी इस पे एक अलग से प्रोग्राम करना चाहिए। देखें, पता नहीं कैसे किसी भी वक्त किसी चीज़ का भी इल्ज़ाम लग सकता है, और सबूत भी इंतजामिया दे सकती है। वो एक बोतल शराब लेने के लिए उन्होंने चौधरी परवेज इलाही ने अपने गार्ड को भेजा, 2000 रुपए की बचत के लिए। 3,000-4,000 की बचत होगी। गार्ड को भेजा, आप भी जाते होंगे कार से, हम भी जाते हैं। 10,000 रुपए का पेट्रोल खर्च होता है तकरीबन, कम बेश, आने जाने के को 15-20 हज़ार रुपये का। और फिर ये कि अपने गार्ड को भेजा, अपने ड्राइवर को भेजा, फिर उन्होंने बता भी दिया कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं। कोई बच्चों की सी हरकतें हैं, इसकी हरकतें बहुत सी हुकूमतें करती रही। ये जब आप बात करते हैं ना कि आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं या कर रही हैं, तो इस पे भड़क जाते हैं, कहते हैं आप सारे। ये है कि जब आदमी पे जज्बा इंतकाम सवार होता है या कोई भी मनफी जज्बा सवार होता है, यानी ये तो बड़ा तफसीली मौजू है, इंटरेक्शन ऑफ इंस्टिंक्ट्स कैसे होता है। कोई मतलब देखिए इंतकाम का जज्बा, शोहरत की ख्वाहिश बहुत गालिब आ जाती है, पैसे कमाने की ख्वाहिश बहुत गालिब आ जाती है। ये जो ब्रेन सेल है, ये डिसीजन मेकिंग ब्रेन है, तो इसमें सेल्स हैं जो आपको मुतल्ले करते हैं कि ये जो किसी के प्लाट पर कब्जा करने जा रहे हो, नहीं ये ठीक नहीं है, इससे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कुछ देर के बाद वो बुझ जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। उस वक्त इंसान ये सुपर पावर्स ये गलती करती हैं भाई, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक करते हैं। अमेरिका ने इराक में झक मारी कि नहीं मारी, वियतनाम में, वो तो आपका कब से, हम तो वो यानी जंग वो शुरू हुई थी उस वक्त से उसे पढ़ते चले आ रहे थे। एक दिन अमेरिकियों को जाना पड़ा। अफगानिस्तान में कोई मानता था कि उन्हें शिकस्त होगी,
लेकिन जनरल उनके करप्ट हो गए, सिपाही उन्होंने बुजदिली की हद कर दी और आखिरकार उन्हें भागना पड़ा। तो ये जब देखिए हर चीज़ की एक मंतक की, जैसे इमारत की बुनियाद होती है ना, इसी तरह हर फैसले की एक बुनियाद होनी चाहिए। अगर वो बुनियाद मजबूत नहीं है तो वो खस्ता इमारत की तरह ढह पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का तो हमें अंदाज़ा है तबीयत एक ख़ास तरह की तबीयत है, लेकिन ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये जो आसिफ जरदारी पे इल्ज़ाम लगा है, जो इमरान खान साहब ने कहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल फिर आसिफ जरदारी होंगे सारे इसके? इसमें क्या शुबा है? देखिए दूसरी बात यह है कि अगर वो उन पर शुबा जाहिर करते हैं तो जरदारी साहब उन पर मुकदमा दायर करें। शेख रशीद को क्या पकड़ रहे हैं? उन पर मुकदमा दायर करें और अदालत ट्रिब्यूनल। क्या ये वाकया नहीं है कि उनके पीपल्स अमन कमेटी के लोग कत्ले आम करते थे, उससे फुटबॉल खेलते थे? क्या ये वाकया नहीं है उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द बहुत से मकान ज़बरदस्ती ख़रीदे? क्या ये वाकया उन पर इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने 30,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है? क्या उन्होंने जैली खातों के बारे खुद एतराफ़ नहीं किया कि हाँ मेरे जैली खाते हैं, और ये कहा कि जिनके नाम पे खोले वो कसूरवार है? तो आसिफ अली जरदारी साहब पे तो बहुत से इल्ज़ामात हैं। तो बुकिंग नहीं हो रही, नवाज शरीफ की सीट नहीं मिल रही आज, मरियम ने कहा है जैसे ही बुकिंग हो जाएगी, फ्लाइट पता चल जाएगी तो फिर हम बताएंगे कि वो आ रहे हैं। मेरे साथ चलिएगा इसके प्रोग्राम के बाद। यहाँ एक अपना हमारा एक ट्रैवलिंग एजेंट है, जब हमें कहीं जाना होता है मुझे एक टेलीफोन करते हैं, सीट का बंदोबस्त करते हैं। कल सुबह नवाज शरीफ के लिए सीट का बंदोबस्त कर देते हैं। ये तो मरियम ने आज बताया अपने वर्कर्स को वहाँ पे बहावलपुर। वो नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? भाई की गवर्नमेंट नहीं आएंगे कि वो एक बात तो ये है कि आएंगे तो एक दफ़ा तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा ना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये उनके घर को जेल बना देंगे, डिक्लेयर ही करना है। जो भी कर लें, मगर फिर एक दफ़ा तो मेरा ख्याल जेल जाना पड़ेगा, वरना अदालतों का क्या हैसियत बाकी रह जाएगी। और अदालतें आज कह रही हैं इमरान रियाज को पेश करो, नहीं किया, फवाद को पेश करो, नहीं किया, शेख रशीद को पकड़ लिया। समी इब्राहिम से ये तक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो आदमी जिसकी दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमज़ोर है, जिसके गुर्दे ख़राब हैं, जो शुगर का मरीज़ है, जो अब हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, इतना बड़ा अंगूरों का प्याला ऑपरेशन हो चुका है, इतना बड़ा अंगूरों का प्याला पड़ा था जहाज में उसके सामने, तो शुगर कहाँ से आई? वो उसका तरीका ये है कि वो खाते रहते हैं, उसके साथ दवाई खाते रहते हैं। वो उनका सारी उम्र का मिजाज यही रहा है, सिर्फ पाए खाने छोड़ दिए हैं। वो ऐसे लोग कहते हैं। वो आगे करेंगे क्या? वो एक जलसा करेंगे। इमरान खान एक दिन में 3 जलसे कर देगा। उनके जलसे में आएंगे 10। वो समझदार आदमी तो है ना, आप नवाज शरीफ को जो मर्जी कहेंगे, अमक आदमी नहीं है। उनके जलसे में आएंगे, सारी कोशिश से 10,000 आदमी फर्ज कीजिए। इमरान खान के जलसे में बगैर कोशिश के 30,000 आदमी जब आएंगे, 40,000 आदमी आएंगे। वो आखिरी कार्ड वो समझते हैं कि अगर ये ज़ाया हो गया तो बस किस्सा पाक है। वो तो कहते हैं कि टेक्निकल नॉकआउट करो, मुझे जेल में डाला था, इसको भी जेल में डालो, फिर आऊँगा मैं। नहीं, वो ये चाहते तो यही वो कहते थे। इन्होंने गलती की असम्बलियाँ तोड़ के मेरे ख्याल में। वो कहते थे पंजाब की हुकूमत दो, इसको गिरफ्तार करो और मुझे आज़ादी दो, इसके बाद मैं आऊँगा। वैसे अब ये तीनों काम भी हो जाएं, इमरान खान गिरफ्तार भी हो जाएं, पंजाब की हुकूमत तो उनको खैर मिल चुकी है। आदमी तो जरदारी साहब का है, मगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनका है। इसके बावजूद नहीं जीत सकते। वोटर का वोट के लिए एक तजवीज़ मैंने पेश की थी, शायद आपके प्रोग्राम में की थी। 2 करोड़ अमरीकियों को पाकिस्तान की शहरियत दे दी जाए। अच्छा। और वो 2 करोड़ अमरीकी होने चाहिए साबिक फौजी, हाँ जी, या 1 करोड़ कम अज़ कम हो, और उनको वोटिंग राइट दे दिया जाए, आइन में तब्दीली कर दी जाए, या कहीं मिडिल ईस्ट से ले आएँ या कहीं अफ्रीका से ले आएँ, फिर इमरान खान हार सकता, वरना इमरान खान नहीं हार सकता। ये आपने ऐसा आपने तो फिर ना ही समझिए। कोई सूरत नहीं है। आखिरी सवाल मेरा, ये इतना पॉपुलर लीडर, इतनी पॉपुलर जमात स्टेटस को के खिलाफ इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं, नहीं तो जान से मारना चाहते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को ये कभी कैलकुलेट नहीं करते? नहीं, वो तो जब आदमी जज्बात से मगलूब होता है वो सही नताज कभी अखज़ नहीं कर सकता। देखिए कुरान करीम में क्या है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। अगर पीटीआई वाले ये समझ रहे हैं ना
कि हमारा नुकसान हो रहा है तो कोई ये हदालोई नहीं, हमाकत है, बेवकूफ़ी है। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, खरा खोटा अलग हो जाएगा, बुज़दिल भाग जाएंगे या गैर मुतहर्रिक हो जाएंगे, अच्छे वर्कर आगे आएंगे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। उन्हें चाहिए तैयारी करें, पुलिस में क्या करना है, अदलिया में क्या करना है, FBI में क्या तैयारी करें। खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला वक्त उन्हीं का है। अब आने वाला वक्त उन्हीं का है। क्राइम यही है। और इंसान फैसले नहीं करते, फैसले वो करता है जिसने इंसानों को पैदा किया है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया में मुलाकात होगी। अल्लाह ने खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।